मैं डॉक्टर रितेश कुमार आज के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में मैंने अशोक के क्रियाकलाप से संबंधित एक क्लास लिया और आज उसका दूसरा भाग है। लेक्चर का टॉपिक अशोक के शिलालेख। लेकिन किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी बिंदु जो होती है वो उसका बेसिक होता है। यह समझने की काफी ज्यादा आवश्यकता है कि शिलालेख क्या है, अभिलेख क्या है। इन तमाम बिंदु को जब आप अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लेंगे तभी जाके अशोक के शिलालेख अभिलेख से संबंधित प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ जाए और इसे मैं शुरू भी कर रहा हूं। अशोक के शिलालेख आज का टॉपिक है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि शिलालेख क्या है। सामान्यतः वैसी कठोर सतह जो पत्थरों से निर्मित हो या कठोर पदार्थ से निर्मित हो उसे हम क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। सामान्यतः शिला पत्थर का ही पर्यायवाची शब्द है। लेकिन यदि आपसे यह पूछा जाए कि अभिलेख क्या है तो ऐसी परिस्थिति में इसके उत्तर को देने के लिए समझ की आवश्यकता होती है। और अभिलेख क्या है? तो वैसे लेख जो कागज, ताम्रपत्र, वृक्षों के बड़े पत्ते को सुखाकर जब उस पे हम लिखने का काम करते हैं या जब लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। सामान्यतः शिलालेख और अभिलेख से हमें तत्कालीन समय की बहुमुखी जानकारी मिलती है। मूलतः किसी विशेष महत्व या विशेष ओकेजन या प्रायोजन से संबंधित जो लेख होते हैं उसे ही हम अभिलेख कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अभिलेख के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? तो अभिलेख के अध्ययन को हम एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। सामान्यतः भारत में अभिलेख लिखने की कला को विस्तृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को दिया जाता है। लेकिन कभी कभी पीसीएस या अन्य एग्जाम में आपसे जो प्रश्न आएंगे वो कॉन्सेप्ट से संबंधित होंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेख किस प्रकार के हैं? तो अशोक के अभिलेख राजनीतिक नहीं है। अशोक के अभिलेख का उद्देश्य क्या है? लेकिन अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो डेरियस से मिली, जिसे हम दारा के नाम से या दरई वाहू के नाम से भी जानते हैं। ऐसे प्रश्न तो आप प्रैक्टिस सेट में या रट कर आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूंकि प्रश्न का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बार बार बदलाव होता है। यदि आप तमाम छात्रों से पूछा जाए या जितने भी छात्र जुड़े हैं उनसे पूछा जाए अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा किस परंपरा से मिली, तो ऐसी परिस्थिति में आप असमंजस में पड़ सकते हैं। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा, शिलालेख लिखने की प्रेरणा किस परंपरा से प्राप्त हुई? तो ईरानी परंपरा से। लेकिन अशोक के अभिलेख भारत के इतिहास में क्या महत्व है या उससे हमें किसकी जानकारी होती है, किसके बारे में ज्ञात होता है? तो अशोक के साम्राज्य विस्तार, मौर्य साम्राज्य के साम्राज्य विस्तार, धर्म, विदेशी संबंधी बातें, शासन, अशोक के चरित्र, कला, शिक्षा और सामाजिक अवस्था से संबंधित जानकारी हमें कहां से ज्ञात होती है? अशोक के अभिलेख और शिलालेख से ज्ञात होती है। यहां एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता है। जितने भी छात्र जुड़े उन छात्रों से यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन है,
या भारत का प्राचीनतम शिलालेख कौन है, तो ऐसी परिस्थिति में आप असमंजस में पड़ सकते हैं। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं, एनसीईआरटी बुक्स, बेसिक बुक्स, अच्छे राइटर्स के बुक को पढ़ें, तभी जाके किसी टॉपिक पे आपका कमांड होगा। भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, जिसके रचयिता राजा खारवेल है, जो वर्तमान उड़ीसा के भुवनेश्वर के समीप अवस्थित है, जिसे भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना। अशोक के शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई, प्रावेटी पेनथेलर के द्वारा की गई। लेकिन परीक्षा में, हल्के फुल्के परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, पेनथेलर के द्वारा अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई, तो 1750 ईस्वी में की गई। लेकिन अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेख को किस वर्ष पढ़ा गया था, तो 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। ऐसी परिस्थिति में आपको यह भी समझना पड़ेगा, आखिर अशोक के जो अभिलेख हैं मूलतः किस स्क्रिप्ट में है, किस लिपि में है। तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में है, अरमाइक लिपि में है और ग्रीक लिपि में है। ग्रीक का मतलब क्या होता है, यूनानी। लेकिन अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो अशोक के अभिलेख हैं उनका विभाजन हम कितने भागों में कर सकते हैं, तो अशोक के अभिलेख का विभाजन हम 3 भागों में कर सकते हैं। उसे हम कैसे विभाजित कर सकते हैं, तो शिलालेख में विभाजित कर सकते हैं, स्तंभ लेख में विभाजित कर सकते हैं, और गुहा लेख या गुफा लेख में विभाजित कर सकते हैं। पहले का दो पॉइंट है शिलालेख और स्तंभ लेख, इससे लगातार परीक्षा में प्रश्न है। अब परीक्षा की दृष्टि से आपको यह जानना है कि जो अशोक के शिलालेख हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 14 है। इस सेशन में जुड़े हुए सभी छात्रों से यदि पूछा जाए अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस प्रकार के शिलालेख हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पुनः असमंजस में फंसे, चूंकि आप लोग की नजर में लूसेंट के अलावा दुनिया में कुछ है नहीं जिसका खामियाजा आप लोग भुगतते हैं। लूसेंट गाइड है, टेक्स्ट बुक हमेशा दिमाग में। और साथ ही साथ मैं एक चीज और आपको गौर करता हूं, बहुत सारे बच्चों के द्वारा ये मैसेज की जाती है कि सर आप डिजिटल बोर्ड, मेरे पास डिजिटल बोर्ड, लेकिन जो मेरी पढ़ाने की कला है उसके लिए डिजिटल बोर्ड बहुत इफेक्टिव नहीं है। आपको क्वालिटी से मतलब है। डिजिटल बोर्ड पे जितने लोग पढ़ा रहे हैं, मेरे किसी भी टॉपिक को उनसे मिला के आप देखें, आपको पता चल जाएगा क्वालिटी में क्या अंतर है। 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताकर इस तरह से वो लोग गायब होते हैं जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती और आपको असमंजस में डाल देंगे, आपके भविष्य को अंधकार कर देंगे। तो हमेशा टोटल पे काम करें। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है, लेकिन इन शिलालेखों को हम किस श्रेणी में रखते हैं, तो शासनादेश श्रेणी में रखते हैं। इस शब्द को और हल्का करने के लिए कहा जा सकता है कि अशोक के जो 14 शिलालेख हैं वो शासन आदेश से संबंधित है, राजज्ञा से संबंधित है, या मध्यकालीन हिस्ट्री यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है फरमान से। इसमें अशोक के जो आदेश है उनका उल्लेख किया। सामान्यतः प्रथम शिलालेख क्या है, तो अशोक जब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उसके बाद वो जनता के नैतिक उत्थान के लिए कई शिलालेखों का उल्लेख किया, जिसमें से प्रथम शिलालेख क्या है, तो इसमें अशोक पशु बलि का निंदा करता है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ सामाजिक उत्सव होता है, समानता अभी भी जो परिपाटी है, आप कितना भी अच्छा खाना खिलाएं, यदि खाना शाकाहारी है तो समाज बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं लेता है। तो अशोक ने सामाजिक उत्सव अर्थात शादी विवाह के उपलक्ष्य में
जीवों की हत्या पे प्रतिबंध लगाने के लिए सामाजिक उत्सवों पर रोक लगा दी। अर्थात किसी भी सामाजिक अवसर पे मांसाहारी भोजन पे प्रतिबंध लगाने का उल्लेख किसमें मिलता है? प्रथम शिलालेख में मिलता है। यहाँ आपको गौर करना है, अशोक के महल में जो भोजनालय था, क्योंकि अशोक मोर के मांस का काफी प्रेमी था, तो प्रत्येक दिन वो मोर का मांस खाता था। लेकिन प्रथम शिलालेख के उपरांत उसने इस पशु बलि को रोक लगा। साथ ही साथ अशोक के द्वितीय शिलालेख में किसका उल्लेख है? पशु चिकित्सालय और मानव चिकित्सालय का उल्लेख है। साथ ही साथ चेर राज्य, चोल राज्य, श्रीलंका राज्य, इसके अलावा अशोक के द्वितीय शिलालेख में पशु चिकित्सालय के साथ साथ मनुष्यों के लिए चिकित्सालय का उल्लेख है। साथ ही साथ चेर, चोल, पांड्य, श्रीलंका राज्यों का उल्लेख है। इतना ही नहीं, यमन राज्य शासक एंटियोकस का भी उल्लेख है। साथ ही साथ अशोक अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया कि जनता के लोक कल्याण के लिए झीलों का निर्माण करे, कुआं का निर्माण करे, अस्पतालों का निर्माण करे। ऐसे कार्यों का उल्लेख द्वितीय शिलालेख में है। अशोक के तृतीय शिलालेख में अधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि अपने शासन के वो प्रत्येक 5 वर्ष में अपने क्षेत्र की दौरा करे और जनता की बातों को सुने। साथ ही साथ अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बने तथा अपने संबंधियों के प्रति उदार बने। इतना ही नहीं, इस अभिलेख में अशोक ने यह भी बताया है, ब्राह्मणों और श्रमणों को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा दान दे। इसका उल्लेख किस शिलालेख में है? तृतीय शिलालेख। चतुर्थ शिलालेख में अशोक ने धम्म की घोषणा की है तथा 5वें शिलालेख में उसने धम्म महापात्र की नियुक्ति का उल्लेख किया है तथा 6ठे शिलालेख में अशोक ने आत्मनियंत्रण, मन को कैसे संयमित रखा जाए, अर्थात कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर फिट की भावना को चरितार्थ करने की बात की गई है। मन को या इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ अशोक अपने अधीनस्थ अधिकारी अर्थात प्रतिवेदक को यह आदेश दिया कि मैं किसी भी अवस्था में रहूं, प्रजा के हित की सूचना मुझे लगातार देने का काम करते रहें। साथ ही साथ अशोक के 7वें शिलालेख में धर्म श्रमण, अच्छी बातों को सुनने का उल्लेख है तथा अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। 8वां शिलालेख में भी तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। 9वां शिलालेख में शिष्टाचार और सच्ची श्रद्धा का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ 10वें शिलालेख में राजा और पदाधिकारियों के बारे में बोला गया है कि वो जनता के हित में काम करे। 11वें शिलालेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है और 12वें शिलालेख में अशोक के द्वारा स्त्री महापात्र की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है और 12वां शिलालेख में स्त्री महापात्र का उल्लेख किया गया है और सभी धर्म, यहाँ विचार का मतलब धर्म है, सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखने की बात कही गई है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है तथा 14वां शिलालेख में धार्मिक जीवन और धम्मदान को सर्वाधिक श्रेष्ठ कहा जाता है। इस क्रम में जब भी आप लाइव क्लास में जुड़े, पेन कॉपी हमेशा तैयार रखें। डिजिटल बोर्ड या ऑनलाइन क्लास की एक लिमिटेशन होती है, हर चीज बोलना और लिखना संभव नहीं होता है। यदि पेन कॉपी आप खोले हैं तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा इन 14 शिलालेख, मैं जिस 14 शिलालेख का उल्लेख किया हूं वो कहां अवस्थित है। ऐसी परिस्थिति में आप एक ट्रिक लिखिए जो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ट्रिक क्या है? तुरंत हम उम्मीद करते हैं लाइव क्लास में जो लोग यहां जुड़े हुए हैं वो पेन निकाले और तुरंत नोट करें। शाम को जो सोए गधा, शाम को जो सोए गधा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, शाम
को जो कोई बंधा, ये ट्रिक है, इससे संबंधित ट्रिक है, शिलालेख से संबंधित ट्रिक है। इससे आपको स्थान का पता चल जाएगा, किस स्थान पे कौन सा शिलालेख है। आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से आप उन 14 शिलालेख का स्थान को आसानी से पता सकते हैं। अशोक के 14 शिलालेख के अतिरिक्त, अशोक के 14 शिलालेख के अतिरिक्त कई लघु शिलालेख है, जिनमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख, लघु शिलालेख का उल्लेख किया हूं। सामान्यतः लघु शिलालेख में हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। इन लघु शिलालेखों कई शहरों से, कई स्थानों से पाया गया है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण लघु शिलालेख का मैं उल्लेख किया हूं। रूपनाथ शिलालेख कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास अवस्थित है। अहनौरा अभिलेख कहाँ अवस्थित है, तो मिर्जापुर अर्थात उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। एराबुडी अभिलेख कहाँ है, कर्नूल में अवस्थित है। और भबरू अभिलेख, जिसे बैराट अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, यह कहाँ अवस्थित है, तो भबरू अभिलेख राजस्थान में जयपुर के समीप अवस्थित है। सामान्यतः भबरू अभिलेख को सबसे लंबा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इन तमाम जो 14 शिलालेख है, उससे कुछ क्लमजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ भारी क्वेश्चन है, जिसको सरल बनाने के लिए मैं एक और ट्रिक का निर्माण किया हूं, जिसे मैं यह VVI के द्वारा उल्लेखित किया। जैसे धम्म प्रचारक का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, 2, 5 और 13 शिलालेख में मिलता है। सामान्यतः आप लोग 13 का मतलब कलिंग युद्ध समझते हैं, कलिंग के अलावा भी इसमें कई बातों का उल्लेख है, तो धम्म प्रचारकों का उल्लेख है। अशोक के किस शिलालेख में यमन राजा मतलब यूनानी राजा और 5 विदेशी राजाओं का उल्लेख है, तो 2, 5 और 13 शिलालेख में उल्लेख है। साथ ही साथ अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख है, दक्षिण भारत के जो सीमांत राज्यों का उल्लेख है, तो 2 और 13 शिलालेख। लेकिन इस 14 शिलालेख के अलावा 2 अत्यंत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है, जिसे प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख के नाम से जाना जाता है और दूसरे को द्वितीय पृथक कलिंग अभिलेख के नाम से जाना जाता है। लेकिन अशोक के प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में किस बात का उल्लेख है, तो इस अभिलेख में अशोक अपनी प्रजा को क्या माना है, संतान माना है। और नगर प्रशासक, नगर के जो अधिकारी हैं, नगर प्रशासक, उनको यह आदेश दिया है कि किसी भी जनता को बिना किसी कारणवश जेल में न बंद करे, कैद न करे। साथ ही साथ द्वितीय पृथक कलिंग अभिलेख में अशोक ने सीमांत क्षेत्र में धम्म प्रचारकों की बात की गई है। क्योंकि अशोक के पूर्व सीमांत क्षेत्र में लगातार विद्रोह होते थे, तो धम्म की भावना के द्वारा उनमें नैतिक उत्थान हो और वो विद्रोह न करे तथा उनका चरित्र अच्छा बने, इसके लिए द्वितीय पृथक कलिंग अभिलेख में अशोक ने सीमांत क्षेत्र में धम्म प्रचार का उल्लेख किया है। अब सवाल उठता है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। पुनः आप लोग के निवेदन पे मैं इस ट्रिक को रिपीट कर दे रहा हूं। अशोक के 14 से शिलालेख 14 स्थानों पे पाए गए। उसे याद करने के लिए इसमें शहर का नाम छिपा हुआ है, स्थान का नाम छिपा हुआ है। ट्रिक क्या है, शाम को जो सोए, शाम को जो सोए, ऐसे भी दिन में कोई सोता नहीं है, विद्यार्थी के लिए मैं हमेशा राय देता हूं। रात में कौन जगता है, तो उल्लू जगता है। और दिन में कौन सोता है, कुत्ता सोता है। वैसे विद्यार्थी जो बिना मतलब का दिन में सोते हैं, वो समझ ले कि क्या है। इसलिए पढ़ाई में आपको किस मार्ग का अनुसरण करना है, तो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग अर्थात मध्यम मार्ग का अनुसरण करना है। बहुत सारे छात्र रात भर जग के पढ़ना, कुछ छात्र ऐसे हैं दिन भर पढ़ेंगे, रात भर पढ़ेंगे, भोरे 9 बजे उठेंगे। तो ये पढ़ाई का तरीका नहीं, इससे आपके शरीर पे विपरीत प्रभाव। प्रातः काल की पढ़ाई व्यस्त पढ़ाई होती है, जैसा आनंद जी पढ़ाई करते हैं, सवेरे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इनको जब भी रिंग किया जाए तो पता चलता है कि तो मध्यम मार्ग अपनाना है पढ़ाई। अब आइए अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है।
स्तंभ का मतलब पिलर होता है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अशोक के द्वारा जो स्तंभ लेखों का विषय है या जो निर्माण किया गया वह कब किया गया? तो सामान्यतः 242 बीसी के आसपास ऐसा माना जाता है, लगभग किया गया। लेकिन अशोक के काल में यह आखिरी घोषणा है। अशोक इन स्तंभ लेखों के द्वारा कुछ बातों को जनता के बीच पहुंचाने का क्या था। सामान्यतः 7 अभिलेख स्तंभ लेख हैं जिनसे परीक्षा में लगातार प्रश्न हैं। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। देखिए, एक में मेरठ का जिक्र है, दूसरे में टोपरा का जिक्र है। अर्थात दिल्ली मेरठ अभिलेख ये मेरठ में था, 2 नंबर दिल्ली टोपरा ये टोपरा में था। लेकिन इन दोनों अभिलेख को दिल्ली लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नहरों के राजकुमार फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। तीसरा अभिलेख कौन था? तो कौशाम्बी अभिलेख था, जिसे हम इलाहाबाद अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कारुवाकी अभिलेख के अलावा कौशाम्बी अभिलेख के नाम से जानते हैं। लेकिन यह पहले इलाहाबाद अभिलेख, जिसे प्रयाग स्तंभ लेख भी कहा जाता है, कहां अवस्थित था? कौशाम्बी में। लेकिन मुगल वंश के महान सम्राट अकबर के द्वारा उसे कहां स्थापित कर दिया गया? तो अकबर के द्वारा इन्हें इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज स्थापित कर दिया। लाइव क्लास में जो भी जीडी के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए यह जानना काफी जरूरी है। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डिफेंस के एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न बार बार आएंगे। साथ ही साथ संगम कहाँ है, अल्फ्रेड पार्क कहाँ है, तिमोती भवन कहाँ है, ऐसे प्रश्न पे गौर करना है। साथ ही साथ इलाहाबाद के समीप या अंदर ही एक स्थान है जिसे नैनी मिर्जापुर के नाम से भी जाना जाता है, जहां से कौन सी रेखा गुजरती है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का काम करें। ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो महान शासक अकबर को दिया जाता है। चौथा स्तंभ लेख कौन है? रामपुरवा स्तंभ लेख है, जो कहां अवस्थित है? तो चंपारण है। जीडी के छात्र के लिए या डिफेंस के छात्र के लिए यह जानना काफी आवश्यक है कि चंपारण का गांधी किसे कहा जाता है। साथ ही साथ चंपारण के गांधी कहे जाने वाले राजकुमार शुक्ला ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी से तिनकठिया आंदोलन या नील किसानों से संबंधित समस्याओं का उल्लेख किया था? तो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी ने उन्हें वचन दिया कि मैं जरूर चंपारण में आऊंगा और किसानों को इस समस्या से निदान दूंगा। फलतः गांधी के द्वारा 1917 में चंपारण में आंदोलन चलाया गया और महात्मा गांधी का पहला राजनीतिक आंदोलन चंपारण से ही शुरू हुआ। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कौन सी संज्ञा दी? जनता के द्वारा कौन या किसानों के द्वारा कौन सी संज्ञा दी गई? तो महात्मा की संज्ञा दी गई, भगवान की संज्ञा दी गई, साधु की संज्ञा दी गई। ऐसी संज्ञा से महात्मा गांधी को संबोधित किया गया। और इस चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ कौन से अंग्रेजी पत्रकार थे? तो लुई फीसर थे, जिन्होंने एक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक को एविक विथ गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यह परीक्षा में बात। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज कब की गई थी? 1872 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कार्लायल के द्वारा की गई थी। लेकिन साथ ही साथ लौरिया जो चंपारण में अवस्थित है, वहां चंपारण में अवस्थित है, विशेषकर इसे पूर्वी चंपारण से डिनोट किया जाता है, जो अरेराज के समीप अवस्थित है। डिफेंस के छात्र के लिए यह जानना काफी जरूरी है कि अरेराज
में भगवान शिव से संबंधित एक महत्वपूर्ण मंदिर है, जिस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, तो सोमेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ लौरिया नंदनगढ़, सामान्यतः मेरे साथ पश्चिम चंपारण के बहुत छात्र जुड़ते हैं। लौरिया नंदनगढ़ जो चंपारण, पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है, वहां भी अशोक के स्तंभ हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार आते हैं, जैसे 7वां अभिलेख अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है, और साथ ही साथ रुम्नदेही अभिलेख। यदि आपसे पूछा जाए कि रुम्नदेही अभिलेख किस देश में अवस्थित है, तो हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो रुम्नदेही अभिलेख जो कहां अवस्थित है, नेपाल में अवस्थित है। यह रुम्नदेही अभिलेख को अशोक का सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो स्तंभ के टॉप से संबंधित रहेंगे। अशोक स्तंभ जो होता है, जो पिलर है, उसके ऊपर किस जानवर के चित्र स्थापित अवस्थित है, उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। यह परीक्षा में बार बार आते हैं। सामान्यतः ऐसे प्रश्न छात्रों के द्वारा नहीं बन पाता है। जैसे रामपुरवा का जो स्तंभ लेख है, उसके शीर्ष पर किस जानवर का चित्र अवस्थित है, तो एकल शेर का अवस्थित है। मतलब कितने शेर हैं, तो एक शेर है। ठीक उसी प्रकार लौरिया नंदनगढ़ में जो स्तंभ है, उसके शीर्ष पे किस जानवर के चित्र हैं, तो एकल शेर के। पसाड़ के स्तंभ लेख के शीर्ष पे किस जानवर के चित्र अवस्थित है, एकल शेर के स्थित है। और रामपुरवा द्वितीय स्तंभ लेख पे किस जानवर के चित्र, किस जानवर के शीर्ष हैं, तो एकल सांड के चित्र, मूर्ति या पत्थर से निर्मित आकृति है। सारनाथ पे किसका अवस्थित है, यह परीक्षा में बार बार आएगा, इसलिए यहाँ पे मैं चिन्ह लगा दे रहा हूं। सारनाथ के अभिलेख जो है, उसके शीर्ष पे कितने शेर के चित्र अवस्थित हैं, तो 4 शेर। आपसे पूछा जाएगा इन चारों शेरों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, अशोक का लाट कहा जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुसार इसका प्रतीक है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग जरूर दे देंगे। साथ ही साथ संकीसा का जो स्तंभ लेख है, उसमें किसकी मूर्ति अवस्थित है या किसकी तस्वीर अवस्थित है, एकल मूर्ति अवस्थित है। अगला पोर्शन जो है अशोक के अभिलेख और लिपियां, इससे एसआई में क्वेश्चन आने जा रहा है। मेरे होनहार छात्र में से एक सुनील कुमार जो साठी से जुड़े हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं इस बार इनका एसआई में फाइनली हो जाएगा। उनके लिए ये जानना काफी आवश्यक है। शानदार फुटबॉल खिलाड़ी है, खेल में विशेष रुचि है, और उन गिने चुने छात्र में से मेरे एक छात्र है जो गणित की परीक्षा में मैट्रिक में 100 में 100 और आईएससी मैथ में 100 में 100 लाने का हुनर उनके पास है या उनको प्राप्त है। सामान्यतः मेरा मानना है कि जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं वो शिक्षक से बेहतर होते हैं। तो तमाम जूनियर छात्र जो हमसे जुड़ते हैं वो मेरे सीनियर छात्र से हमेशा संपर्क में रहें और पढ़ाई संबंधी बात उनके साथ अवश्य करें। विचारों के आदान प्रदान से भी ज्ञानवर्धन होता है। मिस्टर सुनील, बोर्ड को ध्यान से देखें। अशोक के अभिलेख की लिपियां क्या है, इससे परीक्षा में काफी ज्यादा प्रश्न आता है, लेकिन इसको पढ़ने की एक कला है। आप दिन भर इसको फोकस करेंगे, आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और 1 मिनट या 2 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर देंगे। शहबाजगढ़ अभिलेख और मानसहेरा अभिलेख किस भाषा में, किस लिपि में है, तो खरोष्टी लिपि में है। ठीक उसी तरह तक्षशिला एवं लगमान अभिलेख किस लिपि में है, तो अरमाइक लिपि में। उसी तरह कंधार, जिसे सार एक पुना अभिलेख के नाम से जाना जाता है, वो कितने भाषा में लिखा गया है, तो द्विभाषी अभिलेख है, जो किस भाषा में लिखा गया है, अरमाइक और ग्रीक में लिखा है। लेकिन इसके अलावा अशोक के जितने सारे अभिलेख हैं, इन 3 के अलावा अशोक के जितने सारे अभिलेख हैं, वो तमाम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं रामान,
अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। शेष 3 जो है उसके लिए अलग। अब इसी टॉपिक को मैं दूसरे स्टाइल में समझा रहा हूं, तो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि अफगानिस्तान में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो किस भाषा में है, तो ग्रीक और अरमाइक भाषा में है। किस भाषा में है? ग्रीक और अरमाइक भाषा में है। तथा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं वो किस भाषा में है? खरुष्टी भाषा में, खरुष्टी लिपि में। और शेष जो अशोक के स्तंभ लेख अभिलेख मिले वो किस भाषा में है? ब्राह्मी भाषा में। अब इस लाइव सेशन का अंतिम पार्ट में मैं आ चुका हूं। अशोक के स्तंभों पे कला। सामान्यतः अशोक के द्वारा जो स्तंभ का निर्माण किया जा रहा था वो एकास्म शिला से किया जा रहा था। एकास्म शिला का मतलब एक बड़े पत्थर को तराश कर उसे आकृति प्रदान की जा रही थी, उसे हम एकास्म। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के जो स्तंभ हैं वो किससे प्रेरित है? तो अखमनी साम्राज्य के शासक से संबंधित है। अखमनी साम्राज्य में इस तरह का स्तंभ का निर्माण किया जाता था। सामान्यतः जो राइटिस्ट भारतीय इतिहासकार हैं या जो भारतीय इतिहासकार हैं वो अशोक के स्तंभों को किस रूप में मानते हैं? अवांगमुखी कमल के रूप में, अवांगमुखी कमल के रूप में मानते हैं। अशोक की स्तंभों की एक और विशेषता है, इसकी जो पॉलिश है इतनी चमकीली है कि वर्तमान समय भी उसे देखने से आपको यह प्रतीत नहीं होगा कि इतनी पुरानी है। साथ ही साथ अशोक के स्तंभ लेख में एकास्म पत्थर का प्रयोग किया गया है। इतना ही नहीं, अशोक का जो स्तंभ पे जो कला है वो ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसका अनुकरण करता है। आज का लाइव सेशन कैसा लगा जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने व्यूज को दीजिए। साथ ही साथ 2-4 दिन के बाद पुनः मैं एक और लाइव सेशन दूंगा जो कि SI से संबंधित रहेगा। लेकिन जाते जाते दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है। दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, लंबी है गम की शाम, लेकिन शाम है।